और मॉलिक्यूलर स्पीड्स यू कैन से। ठीक है, तो अब क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम इन द कर्व है, द टॉप मोस्ट द पीक पॉइंट इन द कर्व, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस पॉइंट पे जो एकदम पीक पॉइंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है, ठीक है, दैट वेलोसिटी इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज अ कर्व फॉर द मॉलिक्यूलर स्पीड्स वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से कर्व है कि बहुत कम ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी कम है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है जिनका स्पीड्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है दे कॉरेस्पॉन्ड्स टू वेरी हाई वेलोसिटी, वेरी लो वेलोसिटी, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखें तो वो कम है। तो बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड कम है, या बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स है उनका स्पीड कैसा है, इंटरमीडिएट। सो दिस स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो जैसे 20 मॉलिक्यूल्स है, 20 में से 5 मॉलिक्यूल्स, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है, 20 में से सपोज 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड ये इंटरमीडिएट स्पीड है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10/20, दैट इज हाफ, 1/2। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज आउट ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है उनका स्पीड कैसा है, इंटरमीडिएट स्पीड। So this speed that is possessed by the maximum fraction of molecules is called as the most probable speed or velocity. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया μmp. So this particular velocity is termed as most probable velocity, जो maximum molecules possess करते हैं that velocity at a particular temperature. Then obviously when you increase temperature, what will happen? When we increase temperature, molecules absorb more energy. Now when they absorb more energy, their speeds will increase. तब क्या होगा, तब भी एक जो peak point होगा curve में, the curve goes more flatter, the curve shifts to the right hand side. Why? Because the speeds, the velocities will increase. Molecules का kinetic energy बढ़ गया तो उसकी वजह से velocity बढ़ेगा, तो आगे की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, so now also at a higher temperature T2, we are assuming temperature T2 to be greater than T1, तो हायर टेम्परेचर T2 पे क्या हो गया, वेलोसिटीज इंक्रीज हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा सब सारी स्पीड्स बढ़ जाएंगी, राइट, सो इवन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल इंक्रीज, बट अगेन द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड पोजेस कर रहे हैं, जो वेलोसिटी पोजेस कर रहे हैं, दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट टेम्परेचर T2, राइट। सो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। पहले कौन सा था, ये। टेम्परेचर T1 इज लोअर टेम्परेचर, तो स्पीड्स कम था। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्पीड्स भी इंक्रीज करेंगी, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, बट अगेन द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। The speed possessed by the maximum fraction of molecules is your most probable speed or velocity, right? Okay, now जब इसको टेम्परेचर के साथ कंपेयर करते हैं, then the formula that we use is 2RT/m. For root mean square we had 3RT. ठीक है, तो बस यहाँ 2 याद रखना है। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को जब टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, देन व्हाट इज द रिलेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/M. अगेन T and M has the same meaning. T here stands for the temperature, Kelvin scale, and M for the molar mass of the gas. ठीक है, so these are the 3 different velocities that we define for gas molecules. One is average. Average क्या होता है, जो भी डिफरेंट स्पीड्स है उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी हो गया। और मोस्ट प्रोबेबल, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं स्पीड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। द थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर. सो that is a hypothetical velocity that comes from the kinetic molecular theory of gases. So we'll just talk about the theory, और वहां से फिर वो हम स्पीड रिलेट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
ओके अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज स्पीड्स इज द रेशियो ऑफ द थ्री, है ना, एवरेज टू मोस्ट प्रोबेबल टू RMS. So they ask you the ratio of the average speed to most probable or RMS, ठीक है, average to most probable to RMS. What is the ratio of these three different velocities? Average to most probable to RMS. So average का फॉर्मूला हमने पुट किया 8RT/πm, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबल अभी हमने किया, दैट इज 2RT/M. देन RMS in terms of temperature is 3RT/M. Now see, for a particular gas, if we want to compare these three velocities, M remains the same. एक particular gas के लिए मोलर मास क्या है, मोलर मास तो सेम ही है ना, मोलर मास is same for a particular gas. T is also constant at a particular temperature if you want to compare all the three gases. So RT is constant, M is same for a particular gas. Okay. So when you compare these three, RT/M ये कट जाएगा, root RT/M will cancel out. So what are we left with? We are left with root 8/π. यहाँ क्या बचा, root 2 और इधर root 3, right? So just see, this is usually asked, the ratio of average to most probable to RMS. This is usually asked. डन. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट. जैसे हमारे पास क्या रेशो आ रहा था अभी, रूट 2:, रूट 3:, रूट 8/π, right? You can simplify it further. You can divide it by root 2. You can divide the equation by root 2, है ना. तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज योर रूट 2 वॉज योर मोस्ट प्रोबेबल एंड रूट 3 वॉज योर RMS एंड दिस वन वॉज most this one was average, है ना. So most probable to this most probable to average to RMS, ठीक है. जब हम ये निकालते हैं, एक मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, RMS बाद में, most probable to average to RMS, ठीक है. This ratio was usually this ratio was asked in the question. There was one previous year question where the ratio in this particular form was asked, ठीक है. और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया था. तो मोस्ट प्रोबेबल टू एवरेज टू RMS, दिस वाज आस्क्ड. एंड जो हमने अभी निकाला, हमने निकाला रूट की टर्म्स में, रूट 8/π, रूट 2 और रूट 3. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आता है, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो देयर वाज वन रेशियो गिवन इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज 1:128:1.224, इस तरह का, ठीक है. तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आता है 1:1.12:1.224. ठीक है. सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस, सो मोस्ट प्रोबेबल टू एवरेज टू RMS, सो 1.12 एंड 1.22. तो लिटिल बिट यू कैन रिमेंबर, ठीक है. अगर हम इसके रिस्पेक्ट में मोस्ट प्रोबेबल के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, तो 1:1.12, यहाँ 12 है और यहाँ पर 22 है. तो लिटिल बिट यू कैन रिमेंबर द रेशियो.
और you'll have to solve on the spot, है ना, या तो सॉल्व करना पड़ेगा या फिर कैन रिमेंबर द रेशियो एज सच. Okay, now let's look at the next topic, that is the kinetic molecular theory of gases. Now this kinetic molecular theory of gases is again it is based on the gas laws that we have studied so far. ठीक है, ये जो kinetic molecular theory of gases है, this is again based on the various gas laws that we have studied. So kinetic molecular theory of gases explains the behavior of ideal gas only. जिसे नाम से पता चल रहा है theory है ये. So theory क्या होता है? Theory is based on some laws. तो वो laws क्या है? Gas laws, gases के behavior को explain करने के लिए this theory has been put forward and it is based on the different gas laws जो भी हमने पढ़ा, Boyle's, Charles, है ना, Avogadro's and the ideal gas equation. It is based on that. So first important point that you should know is the assumptions of this theory, the main points of the theory, that this particular theory is applicable to ideal gas. ठीक है, it is applicable to which gas? Again ideal gas. It is applicable to ideal gases. ठीक है, क्योंकि ये जो हमने आइडियल गैस के इक्वेशंस या लॉस पढ़े वहीं से ये थ्योरी डिराइव्ड है ना. इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स है जो कि हमने आइडियल गैस में ऑलरेडी पहले पढ़ लिए हैं. सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है वो रहेंगी कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है. ठीक है, सो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन एंड देर आर लार्ज डिस्टेंसेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो एज जनरल जैसे हम गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में है. ठीक है, उसके अलावा जो इसके मेन पॉइंट्स हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम. सो दैट वी टॉक्ड अर्लियर ऑल्सो कि अगर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर हम गैस मॉलिक्यूल्स का जो खुद का वॉल्यूम होता है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं खुद, है ना, we usually neglect that in comparison to the total volume of container. So very important point of the theory is volume of the gas molecule is negligible in comparison to the total volume. Volume of the gas molecule is negligible in comparison to the total volume of the container. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज टेकन एज द वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट. तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है उसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल. ठीक है, सो व्हेन वी से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रिमेंबर कंटेनर का वॉल्यूम किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है दैट इज टेकन एज द वॉल्यूम ऑफ गैस. तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है उसके रिस्पेक्ट में जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का, ए गैस मॉलिक्यूल का, दैट इज निग्लेक्टेड. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द gas molecule is neglected in comparison to, is negligible in comparison to the total volume of the gas. ठीक है, what was the another important point about ideal gases that we talked about earlier? कि इनके बीच में किसी भी तरह के forces consider नहीं करते, neither attractive nor repulsive, right? So there are no forces of interaction between the gas molecules. There are no forces of interaction. Forces of interaction means या तो attractive या फिर repulsive. तो हम यहाँ पर क्या assume करके चलते हैं कि जो forces हैं attractive और repulsive दोनों कैसे हैं? Negligible. There are no forces of interaction. ठीक है,
there are negligible, you can write negligible forces of interaction, that is attractive and repulsive forces. Attractive and repulsive forces are negligible in an ideal gas. ठीक है, so जो forces of interaction है attractive as well as repulsive, both are neglected in case of an ideal gas. So kind of हम assume करते हैं कि forces है ही नहीं between the molecules. Negligible forces of interaction, attractive and that is attractive and repulsive forces are negligible between the gas molecules. Negligible between the gas molecules. अब ये जो दो assumptions हमने अभी पढ़ी है ना, the second and the third one, these are called as the faulty assumptions, क्योंकि हर जगह पे हर कंडीशन पे ये दोनों assumptions applicable नहीं होती. ठीक है, so just remember these two, the second and the third one were termed as faulty assumptions. ठीक है, because they're not, they're not applicable to the real gases actually. Okay, then the next point was pressure exerted by the gas molecules. Pressure किसकी वजह से होता है? अब gas molecules continuously collide कर रहे हैं, they're colliding with each other and also with the walls of the container. ठीक है, तो pressure जो gas molecules का है वो किसकी वजह से है? The collisions between the molecules and the walls of the container. So the pressure applied by the gas molecules, pressure applied by the gas molecules is due to collisions between the molecules and the walls of container. ठीक है, so pressure exerted by the gas molecules is due to collisions between the molecules and collisions with the walls of the container. ठीक है, और जो ये collisions होते हैं for ideal gas molecules, these collisions are considered as elastic. Next important point about the theory is the nature of these collisions are elastic. The collisions between the molecules are elastic collisions. What do we understand by elastic? That is, there is no loss of energy. The collisions between the molecules are of elastic nature. That means there is no loss of energy. ठीक है, is this clear? The collisions are of elastic nature. There is no loss of energy. See, molecules are colliding. तो ये अपना energy transfer जरूर करेंगे. Like one molecule will transfer, but total energy will remain constant. ठीक है? So as such, there will be no loss of energy. So they may transfer their energy from, like, one molecule may transfer to the other, but the total energy remains constant at a particular temperature. Okay. And then the force of gravity is also neglected. Like the other forces, हमने क्या क्या बोला? Repulsive forces नहीं है molecules में, attractive forces नहीं है, उसी तरह से gravitational force भी नहीं है. So अगर gravitational force होता तो फिर क्या होता? Then gas molecules would have settled down. ठीक है, अगर gravity का force इन पे act करता then they would have settled down. But because they are in constant random motion, right? So force of gravity is also neglected. So force of gravity is neglected for the ideal gas molecules, है ना? It is not considered. Force of gravity is neglected for the ideal gas molecules. ठीक है, तो यहाँ पर हर तरह के forces को हमने neglect किया. Attractive force, repulsive force, gravitational force. So there is no effect of gravity on the ideal gas molecules, है ना? So no effect of gravity on the ideal gas molecules. Okay, the last point. The kinetic energy of the gas molecules. The average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to temperature.
So when we increase temperature, the molecules absorb energy. ठीक है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगा, देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature. So when we increase temperature, the average kinetic energy of the molecules also increases. So these are few points of the kinetic molecular theory of gases. We'll quickly review क्या क्या points पढ़ा. जो gases है, they are made up of molecules, और molecules के बीच में क्या होता है, there is large distances between the molecules. ठीक है, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट द गैस स्टेट, तो बेसिक पॉइंट्स तो वही रहेगा कि गैसेस किससे बना है, मॉलिक्यूल्स से बना है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, लार्ज डिस्टेंसेस हैं. देन दीज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, राइट, एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. सो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेस. What else? So they are in constant random motion. They exert pressure due to collisions. So collisions किसके बीच हो रहे हैं? Between the gas molecules and the collisions with the walls of the container. So due to that they exert pressure on the walls. जिस force से वो strike करेंगे unit area में, that is called as the pressure applied by the gas molecule. ठीक है? Rest टू इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े उसमें दो फॉल्टी assumptions है. फॉल्टी assumptions मीन्स ऐसे दो assumption जो बाद में अप्लाई नहीं हो रहे थे गैसेस पर. ठीक है, वो दो फॉल्टी assumptions क्या थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लेक्टेड इन एवरी केस. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस. वन. सेकेंड, द इंट्रैक्टिव फोर्सेस वेदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव आर टेकन टू बी जीरो, कि है ही नहीं, देर आर नो फोर्सेस. बट ऐसा नहीं होता. नॉर्मली प्रैक्टिकली व्हेन वी टेक गैसेस, देर आर इवन द वीकेस्ट, जो सबसे स्मॉलर साइज की गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन है, देन यू हैव दीज नोबल गैसेस. ठीक है, जिनमें वीकेस्ट फोर्सेस हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ फोर्सेस हैं, वीकेस्ट फोर्सेस हैं, बट देर आर सम काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना. सो वी कैन नॉट से दैट द फोर्सेस आर ऑलवेज जीरो. Right? In some condition, the magnitude of force may be close to zero. It may be negligible, but not in every situation. तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा ही मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो होंगे. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि गैस का डेंसिटी बहुत कम है, देयर आर वेरी फ्यू पार्टिकल्स, राइट, एंड अ वेरी लार्ज वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो उनके बीच में इंट्रैक्शंस नेग्लिजिबल हैं. बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन जीरो होंगे. ठीक है, सो बिकॉज दीज कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल एवरी टाइम, सो दीज टू आर कॉल्ड एज फॉल्टी assumptions. Okay, so we'll come to that. So these assumptions were later on corrected by Van der Waal. तो Van der Waal ने फिर बताया कि कैसे कैसे